बैटल थ्रू द हेवेंस द गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 703 मू यिंगिंग का तोहफा। बर्निंग इंसेंस पवेलियन की रात बहुत शांत थी। हल्की हवा चल रही थी और ठंडी सी महसूस हो रही थी। अभी तक सोए नहीं हो? वूजू के अंदर शाओयान के घर की लाइट अभी तक जल रही थी और धीरे से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। अभी नहीं, मैं अपने शरीर के अंदर की सांस को रेगुलेट कर रहा था और थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। शाओयान उठा, दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए बोला। आखिरकार अंदाजा लगाने की जरूरत भी नहीं थी कि कौन आया है। आने वाली मू यिंगिंग थी। मुझे तुमसे कुछ काम है। मू यिंगिंग ने इधर उधर देखा और सीधा कहा। अंदर आओ, बात करते हैं, शाओयान ने कहा। बाहर रात को थोड़ी ठंड भी थी, पर शाओयान के मन में थोड़ा सा डाउट भी था। इतनी रात को मू यिंगिंग को उससे क्या काम हो सकता है? क्या बात है? मू यिंगिंग धीरे से शाओयान के घर के अंदर आई और शाओयान ने पूछा। लोलिंग माउंटेन से लौटने के बाद रात होने के बाद भी शाओयान को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने शरीर के अंदर के होली फ्लेम को समझने की कोशिश कर रहा था। जब से उसने शेनयान को डिवॉर करके होली फ्लेम का फुल वर्जन पाया था, शाओयान को महसूस हो रहा था कि होली फ्लेम की पावर उसकी सोच से भी ज़्यादा जोरदार है। लेकिन उसकी करंट स्ट्रेंथ लिमिटेड थी और होली फ्लेम की समझ अभी परफेक्शन के लेवल तक नहीं पहुंची थी। जब तुम लोलिंग माउंटेन में थे, मैंने तुम्हें कुछ कहते हुए सुना था कि 5 एलिमेंट्स बीस्ट तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है ना? हाँ। 5 एलिमेंट्स बीस्ट का बॉडी, डीमन कोर और ब्लड एसेंस एक मेडिसिनल पिल के लिए बहुत ज़रूरी मटेरियल्स हैं। लेकिन आखिर में मुझे पता नहीं चला कि वो 5 एलिमेंट्स बीस्ट कहाँ गया, जो काफ़ी अफसोस की बात है। ये लो। शाओयान की बात खत्म होते ही मू यिंगिंग ने अपनी पतली उंगलियों पर पहना ट्रांसपेरेंट रिंग घुमाया। एक अजीब रोशनी चमकी और अगले पल एक रंग बिरंगे क्रिस्टल से भरा हुआ कोर सामने आ गया। ये 5 एलिमेंट्स बीस्ट का डीमन कोर। अगले ही पल शाओयान की आंखें फैल गईं। हाँ, जब तुम और होली फ्लेम स्पिरिट मिस्टीरियस स्पेस में गए थे, मैं तुम पर नजर रखे हुई थी और किन्सिन ने कंपटीशन नहीं किया, इसलिए मैंने ये ले लिया। मू यिंगिंग मुस्कुराते हुए बोली। शाओयान मन ही मन सोचने लगा। ये 5 एलिमेंट्स बीस्ट लेट स्टेज 7 स्टार 2D के लेवल का था। चाहे उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई हो, फिर भी मू यिंगिंग के लिए इतनी आसानी से उसे मार देना कोई सिंपल बात नहीं है। अगले ही पल 5 एलिमेंट्स बीस्ट का बॉडी और डीमन कोर मू यिंगिंग के सामने दिखाई देने लगा। मू यिंगिंग ने सिर्फ डीमन कोर निकाला था, ब्लड एसेंस अभी भी बॉडी के अंदर ही थी। शाओयान क्लियरली महसूस कर सकता था कि इस 5 रंग से चमकने वाले डीमन कोर के अंदर कितनी जोरदार पावर छुपी हुई है। उसके लिए ये एक बहुत ही रेयर ट्रेजर था। ये उनके एंसेस्टर शाओ जुआन को रेजरेक्ट करने के लिए जरूरी चीज थी। सब ठीक है? मू यिंगिंग ने शाओयान को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखकर हंसकर पूछा। शायद अल्केमिस्ट लोग हर्ब्स देखकर ही इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। हाँ। 5 एलिमेंट्स बीस्ट को मारने के बाद सिर्फ डीमन कोर निकाला, ब्लड एसेंस बॉडी के अंदर ही छोड़ दिया और बॉडी को भी अच्छे से प्रिजर्व किया, शाओयान ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक्साइटमेंट छुपी नहीं थी। अच्छा है, मू यिंगिंग ने धीरे से कहा। शुक्रिया, शाओयान ने दिल से कहा। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी मदद मिल जाएगी। कोई बात नहीं, बस काम ही था। अगर और कुछ नहीं है तो मैं वापस जाती हूँ। मू यिंगिंग के चेहरे पर जाने का इशारा था। आखिर रात के वक्त अकेले रहना लोगों को गलत सोचने पर मजबूर कर देता है। रुको, तुम्हारे 5 एलिमेंट्स बीस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें कुछ एक्सचेंज में देना चाहता हूँ, थोड़ा सोचकर शाओयान ने कहा। नहीं नहीं, हम दोस्त हैं ना, मू यिंगिंग मुस्कुराकर बोली। पर खुद मू यिंगिंग भी नहीं जानती थी कि शाओयान के बारे में उसके मन में क्या चल रहा है। मना मत करो, शाओयान मुस्कुराया। एलिक्सर? नहीं, शाओयान अभी क्वाजी एम्परर सेकंड रैंक फार्मासिस्ट था, पर मू यिंगिंग को पिल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता। फाइटिंग स्किल्स? नहीं, मू यिंगिंग के पास ऑलरेडी पावरफुल स्किल्स थे। गोंगफा? और भी इम्पॉसिबल। शाओयान के पास सबसे पावरफुल सिर्फ फेन जू ही था। नो नीड, मू यिंगिंग ने कहा। है, शाओयान की आंखें चमकी। बाहर आओ, शाओयान ने कहा। अगले ही पल एक सुंदर टेक्सचर वाली सिल्वर स्वॉर्ड उसके हाथ में आ गई। ये वही इमॉर्टल स्वॉर्ड थी जो शाओयान ने कॉप्स फॉरेस्ट से पाई थी। चाहे ये ब्रोकन हो, फिर भी ये एक इमॉर्टल स्वॉर्ड थी। ये जैसे ही स्वॉर्ड दिखी, मू यिंगिंग के दिल में ठंडक सी महसूस हुई। ये एक इमॉर्टल स्वॉर्ड है जो मुझे किस्मत से मिली थी। ब्रोकन है, पर यह सच्ची इमॉर्टल स्वॉर्ड है। कितनी सुंदर सिल्वर फेरी स्वॉर्ड है, लेकिन ये बहुत प्रेशियस है, मैं नहीं ले सकती। रख लो, ये स्वॉर्ड भी एक स्पिरिचुअल आइटम है। अभी डैमेज ज़्यादा है, पर अगर फ्यूचर में रिपेयर हो जाए तो फिर से डिवाइन वेपन बन सकती है। और तुम जानते हो, मैं ज़्यादातर क्लोज कॉम्बैट और रूलर यूज़ करता हूँ। ये स्वॉर्ड मेरे पास रहकर बस बेकार होगी, और मुझे लगता है ये स्वॉर्ड भी तुम्हारे साथ चमकना चाहती है। लेकिन
मु यिंगिंग अभी भी हिचकिचा रही थी। बस मान लो, तुमने मुझे इतनी बड़ी मदद की है। ये ब्रोकन इमॉर्टल स्वॉर्ड मेरे लिए उतनी यूजफुल नहीं, पर तुम्हारे लिए हो सकती है। तो फिर मैं ले लेती हूँ। मु यिंगिंग ने स्वॉर्ड पकड़ ली। अच्छी स्वॉर्ड है। जैसे ही उसने पकड़ी, उसे महसूस हुआ कि स्वॉर्ड उससे रिस्पॉन्ड कर रही है। जाकर आराम करो, फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं ज़्वानलिंग सिटी जाऊंगा। वहां शायद कोई फाउंड्री मिले जहां इस स्वॉर्ड को रिपेयर करवा सकता हूं। 5 एलिमेंट्स बीस्ट का डीमन कोर और बॉडी तुम्हारे पास रहे। मैं जा रही हूं, तुम भी आराम करो। मु यिंगिंग के जाते ही शाओयान उसकी पीठ को देखते हुए बोला, क्यों लगता है कि इसकी आवाज उस बूढ़े जैसी है जिसने मुझे मिस्टीरियस स्पेस में बचाया था? क्या ये सिर्फ मेरा इल्यूजन है? बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 704, 369 और अन्य कल्टीवेशन जगह। अगला दिन जब सुबह की धूप बर्निंग इंसेंस पवेलियन पर पड़ी, एक और बिजी दिन शुरू हो गया। लोलिंग माउंटेन गायब हो गया। ये सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि बाउंडलेस माउंटेन का लॉल इतना कुछ कर सकता है। मेरी ही लापरवाही थी। जूलाओ के घर के अंदर जूलाओ आलसी आवाज में बोला, इस बात को हमारी भी लापरवाही माना जा सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि बाउंडलेस माउंटेन के अंदर एक 3 टेल डीमन फॉक्स होगा और उसकी एम्बिशन इतनी बड़ी होगी। शुरू में लोलिंग माउंटेन के स्पिरिट को हमारे पवेलियन मास्टर बचा सकते थे, लेकिन अब जब वो गिर चुका है तो लोलिंग माउंटेन शायद अब एग्जिस्ट ही ना करे। दूसरी तरफ से एक बूढ़े की आवाज धीरे से आई। जूलाओ ने यह सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसे पहले से ही पता हो। अगर अब एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई बात नहीं, आखिर यह जगह भी सही गलत का गढ़ थी। ये कहकर जूलाओ की आंखें गहरी हो गईं। इस बार तुम आए हो क्या ये ऐसी बात के लिए? अगले ही पल जूलाओ की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। हाँ, लोलिंग माउंटेन का मामला खत्म हो गया है, अब अगला काम और बाकी चीजों का है। बूढ़े की आवाज में अजीब सी सीरियसनेस थी। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन सही है तो अगला स्टेप यह होगा कि इन डिसाइपल्स को 369 जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में भेजा जाए और उनके रिस्पेक्टिव हॉल्स की फाइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि आने वाली XUNT सेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो सकें। जूलाओ बोला, हाँ, लेकिन उससे पहले पवेलियन मास्टर के कहने के मुताबिक लगभग आधा साल बाद एक रूइन अपीयर होगा और वहां एक बड़ी ब्लडी स्टॉर्म पक्की है। बूढ़े ने धीरे से कहा, आवाज में एक्साइटमेंट और अफसोस दोनों थे। पवेलियन मास्टर? जूलाओ की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, जैसे कुछ याद आ गया हो। हाँ, ये बात पवेलियन मास्टर ने मुझे खुद बताई है। उन्होंने कहा है कि हमें पहले से तैयारी करनी होगी। चाहे इस बार हम सबसे बड़े विनर ना बने, लेकिन XUNT रॉयल फैमिली को ये मौका बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आजकल XUNT रॉयल फैमिली के हाल भी ठीक नहीं लग रहे। लगता है कोई बड़ी बात होने वाली है। क्लीन लाओ बोला, मुझे इस बारे में पता है। जूलाओ ने कहा, दिल में थोड़ा सा सरप्राइज हुआ पर चेहरा शांत रहा। और यांची को बचाने का मामला जब XUNT रॉयल फैमिली रूइंस के अंदर चली जाएगी तब अरेंज किया जाएगा। फिर क्लीन लाओ ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, यह मामला पवेलियन मास्टर के वापस आने के बाद ही डिसाइड होगा। जूलाओ ने कहा। उसकी आंखों में तेज चमक थी। जब भी यांची का नाम आता था उसका मूड बदल जाता था। अच्छा, फिर पवेलियन मास्टर के वापस आने का इंतजार करते हैं। क्लीन लाओ ने सिर हिला दिया। पूरे बर्निंग इंसेंस पवेलियन में पवेलियन मास्टर फेंत्यान के अलावा एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ के मामले में सबसे टेरिफाइंग जूलाओ ही था। इसीलिए क्लीन लाओ भी उसे बहुत रिस्पेक्ट करता था। चलो वापस चलते हैं। आज उन छोटे बच्चों को 369 जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में ले जाने का दिन है। टाइम मिस मत होने देना। कोई बात नहीं, बूढ़ा मुस्कुराया और तुरंत चला गया। रूइंस, उम्मीद है इस बार खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। यांची, इस बार मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। उस दिन के एहसान के लिए मैं जरूर बदला चुकाऊंगा। जूजिन के शरीर से स्पिरिचुअल पावर फूट पड़ी। वो जोर लगाकर कोर इंस्क्रिप्शंस लिखने लगा, जैसे किसी एनग्रेव्ड बैटल एरे स्क्रोल पर लिख रहा हो। और वो कोर इंस्क्रिप्शंस 10,000 से भी ज्यादा थे। इस लेवल पर शायद नॉर्मल 9 स्टार डू एम्परर भी उनका सामना ना कर पाए। मॉर्निंग। जैसे ही शाओयान ने दरवाजा खोला, बाकी चारों लोग वुजू रेसिडेंस के बाहर पहले से खड़े थे। चलो। मु यिंगिंग ने कुछ नहीं पूछा। सबको पता था कि शाओयान ने लोलिंग माउंटेन में क्या एक्सपीरियंस किया है। शाओयान भी थोड़ा हेल्पलेस था। कल रात मु यिंगिंग के जाने के बाद उसने अपने शरीर के अंदर होली फ्लेम को महसूस किया। जब उसने कंफर्म कर लिया कि 5 एलिमेंट्स बीस्ट का डीमन कोर, बॉडी और ब्लड एसेंस मिल चुका है, तब जाके उसे चैन की नींद आई। चारों लोग धीरे धीरे वुजू रेसिडेंस से निकले और एक जगह की तरफ बढ़ने लगे। वो जगह बर्निंग इंसेंस पवेलियन का 369th क्लास कल्टिवेशन एरिया था। बर्निंग इंसेंस पवेलियन को आउटर पवेलियन और इनर पवेलियन में बांटा गया था।
आउटर पवेलियन 4 बुक्स एंड 5 क्लासिक्स ऑफ माइंड पर फोकस करता था, जो माइंड कल्टिवेशन के लिए होता था। इनर पवेलियन के अंदर हेवन, अर्थ और ह्यूमन के 3 पवेलियन, फाइटिंग स्किल्स पवेलियन, कॉम्पिटिशन ग्राउंड, कल्टिवेशन केव और रिफाइनिंग मेडिसिन हाउस थे। पहले शाओयान सिर्फ कॉम्पिटिशन ग्राउंड ही गया था। उस वक्त डेजर्ट माउंटेन रेंज से वापस आते ही अर्थ हॉल के वांग चेन ने उसे प्रवोक किया था। आज शाओयान और बाकी सब लोग कल्टिवेशन केव जा रहे थे। कल्टिवेशन केव फैनशान पवेलियन के बेस्ट कल्टिवेशन प्लेसेस में से एक है। इसकी नेचर डू कॉन्टिनेंट के फैनथ्यान की रिफाइनिंग पगोडा जैसी है, जो कल्टिवेशन स्पीड को बहुत तेज कर देती है। इसके अलावा कल्टिवेशन केव के हेवन स्पेशल इफेक्ट से पुराने बॉटलनेक्स भी टूट सकते हैं। कल्टिवेशन केव्स को 3rd, 6th और 9th ग्रेड में बांटा गया है। 1st ग्रेड सबसे खराब और 9th ग्रेड सबसे बेस्ट होता है। लेकिन इतने सालों में बहुत कम लोग 9th ग्रेड केव में जा पाए हैं। यार, शाओयान और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इतनी देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं अंदर जाने का इरादा तो नहीं छोड़ दिया? इतने लोग उनका वेट कर रहे हैं, हरामी लोग। कल्टिवेशन केव के एंट्रेंस पर 2 स्ट्रांग गार्ड्स खड़े थे। ग्राउंड टीम के 5 लोग भी वहीं थे और बोलने वाला वांग चेन था। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? वांग चेन की बात खत्म होते ही पास खड़ी लिंगजुआन ने सीधा डांट मारी। क्या? वांग चेन हैरान हो गया। पहले लिंगजुआन उससे मदद मांगती थी, पर अब उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था। बस करो, चिल्लाओ मत, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, टीम का एक स्ट्रांग आदमी बोला। वांग चेन तुरंत शांत हो गया। ये उनका 2nd सीनियर ब्रदर था। 2nd सीनियर ब्रदर अभी भी पावरफुल हैं। लिंगजुआन ने शैतानी मुस्कान से कहा, तुम जैसी लड़की से ऐसा कमेंट मिलना मतलब बंदा सच में खास है, लेकिन मेरे लिए अभी भी थोड़ा कम है। ये कहकर उस आदमी के शरीर से पावरफुल आरा फैल गया। 1/2 स्टार 7 स्टार डू एम्परर? लिंगजुआन की आंखें फैल गईं। उसने पहले भी सुना था, पर अब खुद महसूस करके वो शॉक हो गई। सही ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जैसे ही ग्राउंड टीम और लिंगजुआन बात कर रहे थे, दूर से एक जोरदार हंसी आई और चारों लोग उनकी तरफ बढ़े। उन चारों में 2 मर्द और 2 औरतें थीं। आगे चल रहा आदमी अपनी पीठ पर एक भारी काला रूलर लिए हुए था, जो लोगों को एक अनफैदोमेबल फीलिंग दे रहा था। बैटल थ्रू द हेवेंस द गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 705, तनाव, डिस्प्यूट। ये बंदा सिर्फ एक दिन नहीं दिखा और अभी से पहले से ज्यादा स्ट्रांग ऑरा लग रही है। लिंगसुआन की आंखें हल्की सी चमकी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डाउट भरा हुआ था। कैसे कहूं, पहले लूलिंग माउंटेन टीम कंपटीशन में वो शाओयान के साथ सेम टीम में थी। काफी टाइम तक पार्टनर रहने के बाद उसे शाओयान की बेसिक स्ट्रेंथ का अंदाजा था। उस वक्त जब वो लूलिंग माउंटेन में था, शाओयान की ऑरा इतनी शार्प नहीं थी। क्या हो सकता है कि उसे लूलिंग माउंटेन में कोई फायदा मिला हो? लिंगसुआन ने हल्की सी भौं चढ़ा ली, समझ नहीं आ रहा था। फाइनली आ गए, ये देखकर वैंग चेन भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। शुरू में वैंग चेन ने शाओयान से फाइट सिर्फ इसलिए की थी ताकि लिंगसुआन पर इंप्रेशन डाल सके। उस वक्त शाओयान स्ट्रांग था, लेकिन आज जितना टेरिफाइंग लग रहा है उतना नहीं था। वैंग चेन को जो एक ही मूव में हार मिली थी, वो उसकी लापरवाही की वजह से थी, लेकिन अब बात बिल्कुल अलग थी। पता नहीं क्यों, पर अब के शाओयान से एक डेंजरस ऑरा निकल रही थी। पहले वाला शाओयान और अब वाला शाओयान दोनों लेट स्टेज 6 स्टार डूडी ही थे, लेकिन पहले वैंग चेन के पास फाइट करने की हिम्मत थी और अब उसे लग रहा था कि वो शाओयान के सामने बिल्कुल पावरलेस है। तो तुम शाओयान हो? टीम के आगे खड़ा जू युआन थोड़ा सा एरोगेंट टोन में बोला। जू युआन जो 2nd सीनियर ब्रदर था और जिसका कल्टीवेशन 1/2 स्टेप 7 स्टार डू एम्परर का था, नेचुरली शाओयान को थोड़ा नीचे समझ रहा था। इस शाओयान की स्ट्रेंथ बढ़ी हुई लग रही है। किन्सिंदा की आंखें सिकुड़ गई, जैसे सोच रही हो। नाम नहीं बदलता, सरनेम नहीं बदलता। शाओयान धीरे से मुस्कुराया और उसके होठों के कोने पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ गई। सुना है तुमने ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मार दिया? तुम लोग हमेशा यही सवाल क्यों पूछते हो? शाओयान ने बेपरवाही से कहा। शाओयान की बात सुनकर मू यिंगिंग और बाकी लोग हंस पड़े। शाओयान का नाम बर्निंग इंसेंस पवेलियन में मशहूर हो चुका था, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ ट्विन घोस्ट एम्परर्स के मरने की बात जानते थे। ये नहीं जानते थे कि किसने मारा। बकवास बंद करो, तुम्हें लगता है हमारा हॉल तुमसे डर जाएगा? मू फेंग ने थोड़ा गुस्से से कहा, जब उसने देखा कि जू युआन मू फेंग पर प्रेशर डाल रहा है। एक ऐसा लड़का जिसका कल्टीवेशन 6 स्टार डूडी तक भी नहीं पहुंचा, वो हमारे साथ एक्सचेंज करने लायक है? वैंग चेन ने ताना मारा। शाओयान की टीम में मू यिंगिंग और शाओयान के अलावा और वो मिस्टीरियस शाओ यी, बाकी दोनों सिर्फ 5 स्टार डू एम्परर के पीक पर थे।
5 स्टार डू एम्परर बाहर की दुनिया में स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन बर्निंग इंसेंस पवेलियन में मेन फोर्स 6 स्टार डू एम्परर को माना जाता है। बस अपनी पुरानी चोट भूल गए? शाओयान ने वैंग चैन को शांत आवाज में कहा, लेकिन वार्निंग बिल्कुल क्लियर थी। तू, वैंग चैन गुस्से से बोला, पर फिर चुप हो गया। छोड़ो, बाद में इन बातों पर बात करेंगे। आज 369 जैसे कल्टीवेशन केव्स में जाने का दिन है, इस बात में डिले मत करो। किन्सिन ने हवा के बदलते हुए माहौल को महसूस करके तुरंत कहा। ठीक है, जू युआन और बाकी लोगों ने भी मान लिया। अगले ही पल हब के सामने स्पेस थोड़ा सा फट गया और एक जाना पहचाना बुढ़ा धीरे से बाहर निकला। किंग लाओ। शाओयान थोड़ा सरप्राइज हो गया। ये हेवनली पैलेस के डेप्यूटी पैलेस मास्टर थे। जब सब आ गए हो तो चलो, लेकिन पहले ही कह देता हूं, 369 जैसे कल्टीवेशन केव्स में फायदे के साथ साथ खतरा भी होता है। सब कुछ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना। मास्टर, आप ये बात 100 बार कह चुके हैं, किन्सिन ने हेल्पलेसली कहा। बुढ़ा हो गया हूं, थोड़ी ज्यादा बात करता हूं। किंग लाओ मुस्कुराया और सबको एक बंद स्टोन रूम की तरफ ले गया। स्टोन रूम के बाहर 2 काफी बुढ़े आदमी गार्ड कर रहे थे। किंग लाओ, फिर से लोगों को कल्टीवेशन केव ला रहे हो? दाईं तरफ खड़ा आदमी मुस्कुराया। किंग लाओ बर्निंग इंसेंस पवेलियन में काफी रिस्पेक्टेड थे, चाहे स्ट्रेंथ हो या नेचर। हाँ, इस बार अर्थ हॉल और ह्यूमन हॉल के काफी अच्छे सीडलिंग्स आए हैं, किंग लाओ ने खुशी से कहा। किंग लाओ, अंदर जाइए। दोनों गार्ड साइड हो गए। किंग यान, तुम दोनों का वक्त आ गया? किंग लाओ ने पूछा। हाँ, बर्निंग इंसेंस पवेलियन से हमने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सीखा है, अब वापस जाने का वक्त आ गया। दोनों बोले और चले गए। फॉलो करो, किंग लाओ ने कहा और फिर शाओयान और बाकी लोगों की तरफ ध्यान दिया। अंदर जाओ, अंदर के मामले में मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, बाकी सब तुम पर डिपेंड करता है। मास्टर, इस बार कल्टीवेशन केव का कौन सा लेवल ओपन हुआ है? किन्सिन एक्साइटेड होकर पूछी। कल्टीवेशन केव के टोटल 9 लेवल्स होते हैं और इस वक्त सभी 9 लेवल्स ओपन हैं, लेकिन अपनी लिमिट के हिसाब से जाना। तो चलो। जैसे ही किंग लाओ ने इशारा किया, जू युआन और उसकी टीम सबसे पहले अंदर घुस गए। शाओयान, पीछे मत रहना, किन्सिन में कहा और दौड़ पड़ी। ये 369 कल्टीवेशन केव्स आखिर होते क्या हैं? शाओयान के मन में क्यूरियोसिटी थी। कल्टीवेशन केव्स 369 सिर्फ कल्टीवेशन स्पीड नहीं बढ़ाते, बल्कि लेजेंड के मुताबिक अगर किस्मत अच्छी हो तो तुम बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पुराने पैलेस मास्टर से भी मिल सकते हो। ऐसा है तो चलो इस कल्टीवेशन केव हेवन को देखते हैं, शाओयान ने कहा और आगे बढ़ गया। उम्मीद है ये बच्चे इस बार हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, किंग लाओ और दोनों गार्ड्स ने धीरे से कहा। चलो, शाओयान ने मूफंग, मू इंगिंग और लवदी से कहा, जो उसके पीछे खड़े थे। शाओ ई को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। आखिरकार शाओ ई की पहचान एक फायर एल्फ के रूप में खास थी। शाओयान, हम पहले जा रहे हैं, चिनसिन और बाकी लोग बोलकर सीधा स्टोन रूम की तरफ चल पड़े। चलो, ये देखकर शाओयान ने अपने पास के लोगों से धीरे से कहा। जैसे ही बात खत्म हुई, कई लोग एक साथ हरकत में आ गए। साफ था कि सब इस कल्टीवेशन केव के मौके का इंतजार कर रहे थे। मूफंग, लवदी, जरा रुकना, स्टोन रूम में घुसते ही शाओयान ने धीरे से कहा। ऐं? मूफंग और लवदी थोड़े हैरान हुए और शाओयान को देखा। ये चीज पकड़ लो, तुम दोनों के लिए कैलामिटी क्रॉस करने में काफी मदद करेगी, शाओयान ने कहा और फिर उसके हाथ में एक चीज चमकी और बिना हिचकिचाए दोनों को दे दी। इतनी बड़ी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। मूफंग ने हाथ में मौजूद उस रहस्यमयी चीज को देखा जो तेज रोशनी छोड़ रही थी और तुरंत ही शाओयान को कृतज्ञता भरी नजर से देखा। अब तुम जा सकते हो, ये कहकर शाओयान सीधा आगे बढ़ गया। शाओयान, इतना बड़ा एहसान है, अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो ये जान भी तुम्हारी। मूफंग के दिल में अचानक बदलाव आया और वो भी आगे बढ़ गया। उस वक्त लवदी के जज्बात भी मूफंग जैसे ही थे। सब कुछ खत्म होने के बाद चारों ने अपना ध्यान इस स्टोन रूम पर लगाया। बाहर से ये स्टोन रूम बहुत सादा लग रहा था, कोई चमक दमक नहीं थी, लेकिन जब शाओयान अंदर आया तो उसने इस कल्टीवेशन केव की अजीबोगरीब रहस्यमयी फीलिंग महसूस की। क्या कहें, शाओयान की मौजूदा स्ट्रेंथ लेट 6 स्टार डू एम्परर तक पहुंच चुकी थी और उसकी सोल पावर भी 2nd ग्रेड एम्परर लेवल एल्केमिस्ट के बराबर थी, लेकिन फिर भी स्टोन रूम की गहराई में कुछ ऐसा था जो शाओयान को डरा रहा था। चारों तरफ की दीवारें काफी ग्लूमी हैं, लगता है ये सिर्फ एक पैसेज वे है, इसका मकसद शायद अंदर की चीजों को छुपाना है, मूफंग ने सोचते हुए कहा। 5 एलिमेंट्स और 8 ट्राइग्राम टेक्निक में माहिर होने के नाते वो इन चीजों पर काफी गर्व महसूस करता था। टाइम वेस्ट मत करो, चलो। कल्टीवेशन केव पैसेज के एग्जिट पर है। इसी वक्त एक बूढ़े की आवाज बाहर से आई। चलो। बूढ़े की आवाज सुनते ही चारों ने एक दूसरे को देखा, स्पीड बढ़ाई और एग्जिट की तरफ बढ़ गए।
बर्निंग इंसेंस पवेलियन माउंट हुआ की चोटी पर स्थित था। माउंट हुआ की चोटी बर्निंग हेवन टेरिटरी के पावरफुल फॉर्मेशन से सुरक्षित थी और बर्निंग इंसेंस पवेलियन उसके बिल्कुल अंदर था। फेंशियांग पवेलियन इतना लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि यहाँ हेवन, अर्थ और रिन के 3 हॉल्स में 3 बेहद शक्तिशाली फाइटिंग स्किल्स मौजूद हैं। कई सेक्ट्स और एम्पायर हाई लेवल फाइटिंग स्किल्स को खजाना मानते हैं और आसानी से किसी को दिखाते तक नहीं, प्रैक्टिस करना तो दूर की बात है। लेकिन फेंशियांग पवेलियन अलग है। जब तक कोई ऑफिशियली फेंशियांग पवेलियन ज्वाइन करता है, चाहे उसका टैलेंट कैसा भी हो, उसे इन स्किल्स को समझने का मौका मिलता है। अगर सफलता मिल जाए तो ये गहरी फाइटिंग स्किल्स आसानी से सीखी जा सकती हैं। अगर ना मिले तब भी बर्निंग इंसेंस पवेलियन के माहौल से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, कल्टीवेशन केव। बिना किसी झिझक के कहा जाए तो पूरे ख्वानसान 3 डेज में कई सेक्ट्स में सिर्फ फेंशियांग पवेलियन ही ऐसा है जिसके पास इतना बड़ा कल्टीवेशन केव है। आखिरकार ऐसा केव बनाना खुद में ही बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कोई भी साफ साफ नहीं बता सकता कि कल्टीवेशन केव अंदर से कैसा दिखता है। बस इतना तय है कि ये लोगों को अपने करंट बॉटलनेक को तोड़ने में मदद करता है। ये क्या है? शाओ यान और उसके साथी धीरे धीरे आगे बढ़े और अचानक सबके सामने एक बॉटमलेस बड़ा रिवर दिखाई दिया। तुंगतंग ह, ये देखकर मूफंग ने जोर से कहा और उसकी आंखों में आग सी चमक आ गई। तुंगतंग ह, मू इंगिंग ने यह सुनकर थोड़ा सा भ्रो सिकोड़ा, आंखों में शक का भाव था। इस वक्त सभी स्टोन रूम के एग्जिट से बाहर आ चुके थे और उनके सामने ऐसा रिवर था जो आसमान के बीच से धीरे धीरे बह रहा था। और इस तुंगतंग रिवर के अंदर एक रहस्यमयी पावर थी जो हर पल मू इंगिंग के दिल को हिला रही थी। क्या यही सो कॉल्ड तुंगतंग ह है? शाओयान ने धीरे से कहा और अपनी भारी सोल पावर और स्पिरिट को फैलाकर जानकारी करने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल शाओयान ने सर हिला दिया। छोड़ दो, इस तुंगतंग रिवर पर शायद बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शन है, मेरी कोशिश बेकार जा रही है। वहां एक सीढ़ी है, चलो देखते हैं। मूफंग ने उंगली से एक जगह की तरफ इशारा किया। चलो। शाओयान सबसे आगे बढ़ गया। चारों सीढ़ियों का चढ़ते गए, एक एक कदम करके। तब तुंगतंग रिवर का पूरा नज़ारा सबके सामने आ गया। ये एक बेहद बड़ा और उबलता हुआ तियानहेवा था। शाओयान ने पहले जो ज्वानलिंग एम्परर पूल देखा था उससे ये अनेक गुना बड़ा था। यहाँ एक पवेलियन क्यों है? ये नॉर्मल नहीं लग रहा, मू इंगिंग ने कहा, जैसे उसने कुछ महसूस कर लिया हो। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो यही कल्टीवेशन केव का एंट्रेंस है, शाओयान मुस्कुराए बोला। तुम छोटे लोगों ने तो काफ़ी इंतज़ार करवा दिया। शाओयान की बात खत्म हुई तो एक थोड़ा गोल मटोल आदमी धीरे से सामने आ गया। डेप्यूटी हॉल मास्टर ख्योनवान? शाओयान थोड़ा हैरान हो गया। ऐसा शक्तिशाली डेप्यूटी हॉल मास्टर यहाँ गार्ड का काम क्यों कर रहा है? मुझे ऐसे मत देखो, तुंगतंग रिवर के गार्ड्स को कुछ काम पड़ गया है तो मैं बस टेम्पररी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुंगतंग रिवर का कल्टीवेशन केव से क्या संबंध है, शाओयान ने पूछा। जू युआन और बाकी लोग शायद जानते थे, पर रिश्ता अच्छा ना होने के कारण शाओयान ने पूछा नहीं। तुंगतंग रिवर ही कल्टीवेशन केव है और कल्टीवेशन केव ही तुंगतंग रिवर है। अगर तुम तुंगतंग रिवर में जाना चाहते हो तो यहीं से कूद जाओ। सीधा कूदना? मूफंग ने सर खुजाते हुए कहा। मजाक कर रहे हो क्या? इतनी ऊंचाई से कूदकर तो शायद कुछ भी नहीं बचेगा। अगर तुम तुंगतंग रिवर में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक और चीज है। क्या? लवदी भी पास आया। सिंपल है, चॉइस। कल्टीवेशन केव्स तुंगतंग रिवर के अंदर हैं और इनकी टोटल 9 लेवल्स हैं। सिर्फ चॉइस करने के बाद ही तुम एंटर कर सकते हो, लेकिन पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, हर चीज़ सोच समझ कर करना। 9th लेवल कल्टीवेशन केव की स्पीड भले ही ज़्यादा हो, पर उसका प्रेशर भी उतना ही खतरनाक है। थोड़ी सी गलती हुई तो इंसान इडियट भी बन सकता है। इतना ही कहना था। अब तुम लोग क्या चॉइस करते हो? ख्योनवान बोलकर चारों को गौर से देखने लगा। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड ऑफ द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 707, लेवल 9 कल्टीवेशन केव। डेप्यूटी हॉल मास्टर श्योंग युआन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट लेवल और 9th लेवल कल्टीवेशन केव के बीच क्या फ़र्क है। थोड़ी देर सोचने के बाद कई सवालों के साथ शाओयान ने पूछा। अभी भी वो थोड़ा कंफ्यूज था। फर्स्ट से 9th लेवल के बीच वाकई काफ़ी गैप है, लेकिन लॉजिकली ये बातें किसी को बताई नहीं जाती, पर तुम बच्चे हो इसलिए मैं एक बार रूल तोड़ देता हूँ। ध्यान से सुनो, अगर इस कल्टीवेशन केव को एक ऑर्डिनरी डू एम्परर से कंपेयर करें तो फर्स्ट लेवल कल्टीवेशन केव 1 स्टार डू एम्परर के लिए सबसे सूटेबल है, सेकंड लेवल 2 स्टार डू एम्परर के लिए, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। कल्टीवेशन केव के अंदर एम्परर की बाहर की दुनिया से कई गुना ज़्यादा होती है, लेकिन हर इंसान इसे सिर्फ एक बार अब्जॉर्ब कर सकता है, इसी वजह से ये बहुत कीमती है।
लेकिन अगर तुम 1 स्टार डू एम्परर की स्ट्रेंथ के साथ सेकेंड लेवल कल्टीवेशन केव में जाना चाहो तो ये गलत नहीं है, बस उस वक्त प्रेशर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होगा। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम हाई लेवल कल्टीवेशन केव में जाओ, बस हर चीज़ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना, शोंग युआन ने कहा। और जो कल्टीवेशन केव कहलाता है, सिंपल शब्दों में वो एम्परर की का कंडेंस्ड फॉर्म है। ये कल्टीवेशन केव्स सब पवेलियन मास्टर डोक्सियान की पावर से बनाए गए हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में डैजलिंग एम्परर एनर्जी जमा की गई है और उनमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है, शोंग युआन ने आगे कहा। तो क्या 6 स्टार डो दी लाइफ कलामिटी पास करने के बाद 6 लेवल कल्टीवेशन केव में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं? मू फेंग ने शोंग युआन की तरफ देखकर पूछा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा खतरनाक हो सकता है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, शोंग युआन मुस्कुराया। अगर मू फेंग और लोदी 6 लेवल कल्टीवेशन केव में चले जाते तो शोंग युआन पर से भी थोड़ा प्रेशर कम हो जाता, वरना अगर कुछ हो जाता तो मू सुकीजी उसे कभी माफ नहीं करता। क्या कोई स्ट्रेंथ लिमिट है? मुझे याद नहीं कि मैंने कब कहा हो कि 1st से 9th लेवल तक के सारे कल्टीवेशन केव्स ओपन हैं, शाओयान ने कहा। 1st से 9th लेवल तक सब ओपन है, लेकिन डेंजर कम करने के लिए अगर तुम जबरदस्ती हाईएस्ट लेवल कल्टीवेशन केव में जाओगे तो प्रेशर तुम्हें सिर्फ कुछ दिन ही प्रैक्टिस करने देगा। इतना अच्छा मौका वेस्ट करना अफसोस की बात होगी, शोंग युआन ने सोचा। ये शाओयान सच में ट्रबलसम लड़का है। तो क्या मैं 9th लेवल कल्टीवेशन केव में जा सकता हूं? अगले ही पल शाओयान बोला। 9th लेवल कल्टीवेशन केव? जैसे ही शाओयान के शब्द निकले, पास खड़े लोग तुरंत शॉक हो गए। 9th लेवल कल्टीवेशन के वो जगह है जहां फेंशियांग पवेलियन के कुछ एल्डर्स जाते हैं। एम्परर की भले ही जबरदस्त हो, लेकिन प्रेशर भी उतना ही भयानक है। शाओयान लेट 6 स्टार डोडी होते हुए भी वहां जाना चाहता है, ये सच में हद है। नहीं, शोंग युआन ने बिना सोचे सीधा मना कर दिया। क्यों नहीं? शाओयान ने तुरंत पूछा। 9th लेवल कल्टीवेशन केव का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तुम 8th लेवल चूज कर सकते हो, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें जो वहां से फायदा मिलेगा वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा, शोंग युआन ने कहा। हॉल ऑफ अर्थ के जू युआन ने कौन सा लेवल चूज किया था? शाओयान को अचानक याद आया। 8th लेवल। जू युआन, लिंगसुआन और किन्सेन सब 8th लेवल में गए, बाकी लोग 7th लेवल में, शोंग युआन ने जवाब दिया। 8th लेवल? फिर मैं 9th लेवल ही जाऊंगा, शाओयान ने कहा और उसकी आंखें शांत हो गईं। जिद्दी लड़का, जो मर्जी करो, ये देखकर कि अब कोई फायदा नहीं, शोंग युआन चुप हो गया। तुम कौन सा लेवल चूज करोगी? शोंग युआन ने अब मू यिंगिंग की तरफ देखा। 9th लेवल, मू यिंगिंग ने बिना झिझक कहा। अच्छा, हिम्मत है तुम में? शोंग युआन ने उसे रोका नहीं। आखिरकार मू सुकीजी ने भी कहा था कि मू यिंगिंग के बारे में कई बातें समझ से परे हैं। जब तुम सबने डिसाइड कर ही लिया है तो चलो नीचे जाओ। ये कहकर शोंग युआन ने हाथ हिलाया और एक बेहद जबरदस्त एनर्जी निकली। एनर्जी के निकलते ही शाओयान और बाकी सब हवा में उड़ गए और अगले ही पल वो टोंगटियान रिवर के अंदर थे। वाओ! टोंगटियान रिवर के अंदर सुनहरी रंग की बड़ी बड़ी लहरों ने एक के बाद एक थप्पड़ मारा। अगर शाओयान और बाकी लोग अपनी फाइटिंग की से बॉडी प्रोटेक्ट नहीं करते तो ये भयानक लहरें उन्हें सीधा चीर डालती। तो क्या ये कल्टीवेशन केव है? टोंगटियान रिवर के अंदर एम्परर की बाहर से कई गुना ज्यादा है। अगर यहाँ कल्टीवेट किया जाए तो शायद सिर्फ कुछ महीनों में ही 1 लेवल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, शाओयान ने सोचा। अलग हो जाओ और सेफ्टी का ध्यान रखना, शाओयान ने कहा और अचानक अपनी स्पीड बढ़ाकर टोंगटियान रिवर के ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। 9th लेवल कल्टीवेशन केव सबसे पावरफुल है, लेकिन उसका प्रेशर भी उतना ही खतरनाक है। टोंगटियान रिवर बेहद टर्ब्यूलेंट था। यहाँ के बड़ी बड़ी धाराएं सबसे शुद्ध एम्परर की से बनी हुई थीं। ऐसा महान काम सिर्फ एक डोक्सियान जैसे महाशक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। शाओयान ने यह भी महसूस किया कि इस एम्परर की में लाइफ और डेथ पावर का हल्का सा ट्रेस है। अब समझ आया क्यों इतनी अफवाहें हैं। ये लाइफ और डेथ पावर को एम्परर की के साथ कंप्रेस करके बनाई गई पावर है। इसी वजह से मेरी बॉडी दर्द कर रही है और लगता है जैसे मेरी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ रही है, शाओयान ने खुद से कहा। भूम भूम भूम, टोंगटियान रिवर जोर से उछल रहा था। एम्परर की से बनी धाराएं लगातार घूम रही थीं, असली नदी से भी ज्यादा भयानक। शाओयान ने दांतों को भींचकर भारी प्रेशर झेलते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना जारी रखा। इसी वक्त पवेलियन के अंदर शोंग युआन के अलावा 2 और बुढ़े भी आ गए। ओल्ड जू, तुम अपने कीमती शिष्य को बहुत याद करते हो। तो क्या हुआ? फेंशियांग पवेलियन के बनने से ये पहला लड़का है जिसमें स्पिरिचुअल पावर का इतना बड़ा टैलेंट है। भविष्य में ये मेरी विरासत संभालेगा। तुम दोनों इस पर नजर मत लगाना, जू लाओ ने कहा। ही, ऐसे टैलेंट पर मैं कम्पीट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी है। इस लड़के की फ्लेम कुछ अलग ही लगती है, केन लाओ ने कहा। उसकी फ्लेम होली फ्लेम है, वही जो डेजर्ट माउंटेन रेंज में है, जू लाओ ने शांत स्वर में कहा। क्या? ये सुनते ही शोंग युआन और केन लाओ की दोनों आंखें फैल गईं।
होली फ्लेम सबसे शक्तिशाली फायर एट्रीब्यूट है, इसका कोई मुकाबला नहीं। भले ही शाओयान अभी होली फ्लेम की पूरी पावर यूज ना कर पाए, फिर भी होली फ्लेम के दम पर वो ज्यादातर लोगों को हरा सकता है। और इस लड़के की सोल पावर भी सेकंड रैंक एम्परर अल्केमिस्ट के लेवल पर है। मेरी स्पिरिचुअल पावर की तो बात ही छोड़ दो। जू लाओ हंस पड़ा। श्राप, क्या मॉन्स्टर है, श्योंग युआन ने मन ही मन कहा। अगर सिर्फ लेट 6 स्टार डोडी होता तो शायद वो इतने इंप्रेस ना होते, लेकिन होली फ्लेम और सेकंड रैंक एम्परर अल्केमिस्ट होने की बात ही काफी थी उन्हें शाओयान को अलग नजर से देखने के लिए। सेकंड रैंक एम्परर अल्केमिस्ट को पूरे फेंशियांग पवेलियन में भी मेहमान जैसा ट्रीट किया जाता है। लगता है ये शाओयान सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बुढ़े ने हैरानी से कहा। बैटल थ्रू द हेवेंस, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 708, हेवनली एम्परर की। तोंगथ्रन रिवर के ऊपर पवेलियन पर जूलाओ और बाकी 2 एल्डर्स धीरे धीरे खड़े थे। इस बार कल्टीवेशन केव का खुलना थोड़ा जल्दबाजी में हुआ, लेकिन ये सब इन छोटे बच्चों की स्ट्रेंथ के लिए है। बस पता नहीं आगे क्या होगा। 9th लेवल कल्टीवेशन केव में कल्टीवेट करना इतना आसान नहीं होता। क्लिंगलाओ के दिल में अभी भी थोड़ी चिंता थी। मुझे नहीं पता शाओयान कितने दिल तक टिक पाएगा। जितना ज्यादा कोई टोंगथ्यान में चिक कर कल्टीवेट करेगा, उतना ही खुद को इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर 9th लेवल प्रैक्टिशनर की बात करें तो मुझे डर है, शाओयान ने कहा। साफ था कि शाओयान के 9th लेवल कल्टीवेशन केव में जाने को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी। सिर्फ शाओयान ही नहीं, अगर शाओयान खुद भी 9th लेवल कल्टीवेशन केव में जाए तो शायद वो 10 दिन तक ना टिक पाए। मुझे याद है पिछली बार जो लोग 9th लेवल कल्टीवेशन केव में गए थे वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 दिन ही टिक पाए थे। बुढ़े ने धीरे से कहा। उम्मीद है इस लड़के के पास कोई सहारा होगा, वरना 9th लेवल कल्टीवेशन केव में जाना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, जूलाओ ने कहा। चाहे जूलाओ जानता हो कि शाओयान के कई सीक्रेट्स हैं, लेकिन ये तोंगथ्यान रिवर है और शाओयान सबसे पावरफुल 9th लेवल कल्टीवेशन केव में गया है, इसलिए एल्डर्स को भी ज्यादा भरोसा नहीं था कि शाओयान ज्यादा देर तक टिक पाएगा। ये हेवनली एम्परर की दिन ब दिन और कम होती जा रही है। जब नेक्स्ट टाइम पवेलियन मास्टर वापस आएगा तो उसे खुद आकर रिप्लेनिश करना पड़ेगा, वरना ये जल्दी ही खत्म हो जाएगी। जूलाओ ने धीरे से कहा। है, तुम दोनों भी यहीं हो, शाओनियन मुस्कुराया। चलो अब इन छोटे लोगों का टाइम है और हमें आधे साल बाद आने वाले रूइंस के लिए भी तैयारी करनी होगी। ऐसे मौके बहुत रेयर होते हैं। सबने गंभीरता से सर हिलाया और वहां से चले गए। बूम बूम बूम। साला, तोंगथ्यान रिवर के अंदर शाओयान का शरीर डोकी से ढका हुआ था, इसलिए वो पानी से भीगा नहीं, लेकिन उसने महसूस किया। ये 9th लेवल कल्टीवेशन केव तोंगथ्यान रिवर के बिल्कुल टॉप पर है और हर कदम के साथ प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ये दबाव दिखाई नहीं देता, ना ही इसका कोई रंग है, लेकिन हर कदम पर शाओयान को महसूस होता जैसे तोंगथ्यान रिवर का भारी पानी उसकी सांसों को दबा रहा हो और उसकी स्पीड को स्लो कर रहा हो। जब शाओयान 7th लेवल कल्टीवेशन केव के आसपास पहुंचा तो उसे ऑलरेडी जबरदस्त प्रेशर महसूस होने लगा। लगता है वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा था। 9th लेवल कल्टीवेशन केव पावरफुल तो है, लेकिन प्रेशर सच में बहुत ज्यादा है। अगर 7th लेवल पर ही इतना प्रेशर है तो 9th लेवल पर, शाओयान ने दांत भींचकर कहा। तोंगथ्यान रिवर की को एक और नाम से भी जाना जाता है, हेवनली एम्परर की। नाम से ही समझ आता है ये तोंगथ्यान रिवर में मौजूद एम्परर की है, लेकिन ये नॉर्मल एम्परर की से अलग है। इसमें लाइफ और डेथ का बड़ा हिस्सा मिला हुआ है। अनगिनत दिन और रातों के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये एम्परर की बना है। हेवनली एम्परर की 8 स्टार डो एम्परर से नीचे के सभी पावर हाउसेस के लिए बेहद फायदेमंद होती है। जो डिसाइपल्स हाई लेवल कल्टीवेशन केव में जाकर इस तोंगथ्यान एम्परर की का क्वेंचिंग लेते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि इस एम्परर की में लाइफ और डेथ का ट्रेस होता है, फ्यूचर में जब वो लाइफ डेथ पावर को समझेंगे तो उनके लिए रास्ता पहले से ही तैयार होगा। हरामी, होली फ्लेम की पावर मेरे लिए निकल। अगले ही पल शाओयान ने और सोचना छोड़ दिया। उसके शरीर से होली फ्लेम की पावर फूट पड़ी और उसकी स्पीड अचानक काफ़ी बढ़ गई, सीधे तोंगथ्यान रिवर के टॉप की तरफ। होली फ्लेम के निकलते ही शाओयान ने महसूस किया कि प्रेशर काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी वो केयरलेस नहीं हुआ। बूम बूम बूम। तोंगथ्यान रिवर के अंदर फियर्स डो की एनर्जी हर जगह फैल रही थी। हर एनर्जी वेव के अंदर एक अजीब सी खिंचने वाली पावर थी। अगर मैं इतनी रिच हेवनली एम्परर की एब्जॉर्ब कर लूं तो शायद 6 स्टार डो एम्परर के पीक तक पहुंच सकता हूं, शाओयान ने धीरे से कहा। डो एम्परर के हर एक रैंक के लिए बेहद बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन शाओयान को पूरा भरोसा था कि तोंगथ्यान रिवर की हेवनली एम्परर की काफ़ी होगी। पहले आगे बढ़ते हैं, ये कहकर शाओयान की आंखों में डिटर्मिनेशन चमकी और वो और तेज हो गया। शाबू शाबू। कोई 9th लेवल कल्टीवेशन केव में जाने की कोशिश कर रहा है? मरना है क्या?
जू यूएन ने नीचे के हिस्से में फ्लेम से घिरे हुए फिगर को देखते हुए कहा, जहां 8 लेवल कल्टीवेशन केव थी। क्या 9th लेवल कल्टीवेशन केव? पागल हो गया है क्या? लिंग शुएन भी शॉक हो गई। लिंग शुएन और जू यूएन दोनों के पास 9th लेवल कल्टीवेशन केव में जाने की क्वालिफिकेशन थी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनकी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो एक दिन भी शायद ना टिकताएं, इसलिए दोनों ने 8th लेवल ही चूज किया। क्या शाओयान भयानक प्रेशर झेलते हुए 8th लेवल कल्टीवेशन केव पर पहुंचा, लेकिन तब उसे पता चला कि चाहे जो करे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। शाबू शाबू। अगले ही पल शाओयान की भारी सोल पावर फूट पड़ी और उसने सामने के एरिया को प्रोब किया। क्या ये बैरियर है? शाओयान ने तुरंत समझ लिया। मैं ट्राई करती हूं। इसी वक्त मू यिंगयिंग आगे बढ़ी और धीरे से बोली। शाओयान ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला और थोड़ा पीछे हट गया। बूम बूम बूम। मू यिंगयिंग के शरीर से नीली होली फ्लेम निकल आई। उसने अपनी उंगली से बैरियर पर हल्का सा फ्लिक किया। क्रैक। इनविजिबल बैरियर में एक गैप बन गया। अंदर आओ, मू यिंगयिंग ने कहा और सीधा अंदर चली गई। ठीक है, शाओयान ने कहा और बिना रुके अंदर घुस गया। तोंगथियान रिवर के अंदर एक अलग ही स्पेस। ये सच में एक मिस्टीरियस जगह है। शाओयान ने 9th लेवल कल्टीवेशन केव में एंट्री लेते ही कहा, मू यिंगयिंग। शाओयान ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वो कहाँ गई? शाओयान तुरंत अलर्ट हो गया और उसकी सोल पावर फिर से फैल गई। लगता है सब अलग अलग जगह स्प्लिट हो गए हैं, लेकिन ये ठीक है। शाओयान ने सर हिलाया। अब तोंगथियान रिवर की एम्परर की एब्जॉर्ब करने का टाइम है। शाओयान मुस्कुराया। 9th लेवल कल्टीवेशन केव में घुसते ही शाओयान ने महसूस किया कि एक इनविजिबल और भयानक फोर्स उभर रही है, जिसने उसकी कल्टीवेशन टेक्निक को लालची बना दिया। ये एक बेहद बड़ा स्पेस था, जितना नजर जाए उतना ही फैला हुआ। इसमें सिर्फ भयानक स्टॉर्मी वेव्स थीं, लेकिन इन वेव्स के अंदर शाओयान को कुछ और पावरफुल चीज़ों का एहसास भी हो रहा था, और उनमें हल्की सी अजीब रंग की झलक भी थी। ये तोंगथियान एम्परर की। शाओयान कहते ही उसका शरीर गर्म हो गया और उसकी कल्टीवेशन टेक्निक भी गर्म होने लगी। Battle through the heavens God, the Flame Emperor. Episode 709 to the top of the Tianhe River. टोंगतियन रिवर के बिल्कुल टॉप पर 9th लेवल कल्टीवेशन केव स्थित थी। जब शाओयान यहाँ एंटर हुआ तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि ये जगह बाकी सब जगहों से बिल्कुल अलग है। बाहर से देखो तो टोंगतियन रिवर एक ऐसी नदी है जो जमीन से आसमान तक जाती है, लेकिन इसका टॉप बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ सिर्फ लगातार उठती हुई तूफानी लहरें थीं और उनके टकराने की आवाज़ में एक बहुत ही भयानक और अजीब शक्ति छुपी हुई थी जो सीधा दिल को हिला देती थी। ये टॉप लेवल कल्टीवेशन केव सच में अपने नाम के लायक है। शाओयान हल्का सा मुस्कुराकर बोला। सिर्फ एक नज़र में ही उसे पता चल गया कि ये जगह एक्स्ट्रॉर्डनरी है। जैसे ही शाओयान यहाँ आया, उसे एक और बात समझ में आई। सिर्फ कुछ सांस टोंगतियन रिवर की हवा लेने से ही उसके बॉडी के अंदर डो की हिलने डुलने लगी, जैसे खुद ही चलने को तैयार हो। ये टोंगतियन एम्परर की है, लेकिन इस चीज़ को एब्जॉर्ब कैसे करें? अगला पल आते ही शाओयान सीरियस हो गया, क्योंकि पहली नज़र में ही लग रहा था कि टोंगतियन रिवर को हैंडल करना आसान नहीं होगा। शबू शबू। जैसे ही शाओयान सोच रहा था, नीचे हिला रही टोंगतियन रिवर से अचानक एक पानी का कॉलम अलग हुआ और तेजी से शाओयान की तरफ शूट हो गया। साला! शाओयान चौंक गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये टोंगतियन रिवर खुद की इंटेलिजेंस रखता है, और इस अटैक की पावर कम से कम एक नॉर्मल 6 स्टार डो एम्परर के लेवल की थी। लेकिन शाओयान बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं हुआ। उसका शरीर हवा में उछला और उसके हाथ में तुरंत एंशिएंट रूलर ऑफ डिफरेंट फायर आ गया। साथ ही उसके शरीर से चमकती होली फ्लेम भी रूलर पर लपेट गई और एक भयानक गर्मी फैल गई। वो पानी का कॉलम सांप के सर जैसा बनकर शाओयान पर झपटा। चाहे शाओयान फ्लेम से घिरा हुआ था, फिर भी वो वाटर स्नेक एक कदम भी पीछे नहीं हटा। बूम बूम बूम। शाओयान ने जोर से एंशिएंट रूलर घुमा दिया। टकराते ही दोनों तरफ से वायलेंट रिपल्स फैल गए। लगता है 9th लेवल केव में कल्टीवेट करना सच में आसान नहीं। शाओयान ने नीचे टोंगतियन रिवर को देखते हुए सतर्कता से कहा। उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि ये टोंगतियन रिवर बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है, वरना जैसे ही वो पास आया ये अटैक क्यों करता। ख शाओयान कुछ कदम पीछे हटा और सामने चमकती हुई गोल्डन टोंगतियन रिवर को देखने लगा। अटैक बहुत अचानक आया था, लेकिन सालों के बैटल एक्सपीरियंस की वजह से शाओयान बच गया। अगला पल शाओयान की आंखों में डिटर्मिनेशन चमकी और वो दोबारा टोंगतियन रिवर की तरफ लपका। क्रैश!
इस बार जैसे ही टोंगतियन रिवर ने महसूस किया कि कोई फिर आ रहा है, सीधा 10 वाटर कॉलम्स एक साथ बाहर निकले। हर एक वाटर कॉलम की पावर 7 स्टार डो एम्परर के बराबर थी। भाड़ में जाए। शाओयान गाली देते हुए तुरंत मुड़ गया और भाग लिया। इतने खतरनाक अटैक को देखकर किसी का भी सिर सुन्न हो जाए, और यहां तो 10-10 एक साथ आ रहे थे। एक अजीब सा सीन बन गया। शाओयान आगे भाग रहा था और उसके पीछे 10 गोल्डन वाटर कॉलम्स चेस कर रहे थे। कुछ डिस्टेंस तक आने के बाद शायद सेफ होगा। कुछ देर भागने के बाद शाओयान रुक गया। जैसे ही वह रुका, 10 वाटर कॉलम्स भी शांत हो गए और वापस टोंगतियन रिवर में चले गए। लगता है मेरी गैस सही थी। 9th लेवल केव में टोंगतियन एम्परर की बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टोंगतियन रिवर उसकी रक्षा करता है। जितना पास जाओगे उतना ज्यादा पावरफुल अटैक मिलेगा। मैं अभी हेवनली एम्परर की से काफी दूर था, फिर भी अटैक 7 स्टार डो एम्परर के लेवल का था। अगर बिल्कुल पास गया तो शायद सिर्फ 9 स्टार डो एम्परर ही झेल पाए। शाओयान ने आगे देखते हुए कहा। टोंगतियन रिवर के बाहरी हिस्से में गोल्डन पानी था और बीच में एक गहरा डार्क रेड लिक्विड धीरे धीरे बह रहा था। वही सबसे प्योरेस्ट और स्ट्रॉन्ग टोंगतियन एम्परर की का रूप था। शाओयान महसूस कर सकता था, अगर वो इस क्लाउड को एब्जॉर्ब कर ले तो 6 स्टार डो एम्परर पीक तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। एम्परर की इतना कॉन्सेंट्रेट हो गया है कि लिक्विड बन गया। सच में खजाना है। शाओयान मुस्कुराया। फिर जैसे उसे कोई आइडिया आया। पता नहीं ये तरीका काम करेगा या नहीं। उसके होठों पर एक नॉटी सी स्माइल आ गई। टोंगतियन रिवर अपने आप बह रहा था। जब तक कोई उसकी रेंज में ना आए वो अटैक नहीं करता। सोल्स रात, शाओयान ने धीरे से कहा। क्रैश। उसकी पावरफुल सोल एनर्जी सीधा टोंगतियन रिवर पर जा लगी। रिवर का पानी कांप उठा। अभी मौका देखते ही शाओयान बिजली की तरह आगे बढ़ा और डार्क रेड टोंगतियन एम्परर की को पकड़ लिया। हो! टोंगतियन रिवर गुस्से से गरजा, लेकिन सोल अटैक की वजह से वो शाओयान को रोक नहीं पाया। आजा मेरे पास। शाओयान हंसा। सोल पावर सच में सब चीजों का नेमेसिस है। शाओयान की पाम पर होली फ्लेम भड़क उठी और उसने सीधा डार्क रेड लिक्विड को पकड़ लिया। टोंगतियन रिवर दर्द से चिल्लाया। बाहर निकल। शाओयान ने जोर लगाया। प्लॉप! डार्क रेड लिक्विड बाहर आ गया। उसके बाद टोंगतियन रिवर शांत हो गया, जैसे अपनी सारी ताकत खो चुका हो। अच्छा बच्चा बन के रहना, शाओयान मुस्कुराया। वो अपनी हथेली पर मौजूद डार्क रेड लिक्विड को देखने लगा। यही था असली टोंगतियन एम्परर की। अब देखते हैं ब्रेक थ्रू स्मूथ होता है या नहीं। इतना कहकर शाओयान ने बिना रुके उसे निगल लिया। गुलू। जैसे ही की अंदर गया, शाओयान के पूरे शरीर में भयानक गर्मी फैल गई। क्या जबरदस्त पावर है, लेकिन भूल गया क्या मेरे पास होली फ्लेम है। टोंगतियन एम्परर की चाहे कितना भी वायलेंट हो, शाओयान जैसे इंसान के लिए ये संभालना मुश्किल नहीं था। इस तरह फेंशियांग पवेलियन का सबसे प्रेशियस ट्रेजर टोंगतियन एम्परर की शाओयान के अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता गया और उसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती चली गई। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 710, टिएनडी टू लाओ और रेमू का पास्ट। शाओयान और बाकी 2 टीम्स कल्टीवेशन केव में कुछ दिन से अंदर थे। 5वें दिन ज्यादातर वक्त बंद रहने वाला फेंशियांग पवेलियन का हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस हॉल, जो सिर्फ तब खुलता था जब कोई क्राइसिस या बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता, इस वक्त लोगों से भरा हुआ था। सबसे आगे बैठे थे शाओयान के मास्टर जूजिन। जूजिन पहली सीट पर गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई और भाव नहीं था। जूजिन के बाद क्रम से बैठे थे चिंग लाओ, हेवन पैलेस के डेप्यूटी हेड, लिंग मैंग शेंग, अर्थ पैलेस के हॉल मास्टर, श्योंग युआन, अर्थ पैलेस के डेप्यूटी हेड, और मुक शुजी, पीपल्स पैलेस के डेप्यूटी हेड, चांग यू। ये मीटिंग थोड़ी अर्जेंट लग रही है, क्या हुआ? सबके तैयार होने के बाद चांग यू ने गहरे से पूछा, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना शांत था कि दिल कांप जाए। रुको, अभी 2 और बाकी हैं। चांग यू की बात के बाद जूजिन ने भी धीरे से कहा। चांग यू ने और कुछ नहीं बोला। आखिरकार चांग यू ज्यादातर आउटर पवेलियन के कामों का जिम्मा संभालता था, इसलिए इनर पवेलियन के कामों की उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। हे, ओल्ड मैन जू, अब तुम्हें याद आया हम कौन हैं? थोड़ी देर बाद दरवाजे के दरार से एक हल्की सी नाराज आवाज आई। सब ने ऊपर देखा और देखा कि एक बुढ़ा और एक बुढ़ी दोनों काफी उम्रदराज लग रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हों। टिएनडी लाओ, डी लाओ, आप दोनों यहाँ कैसे? जैसे ही चिंग लाओ ने इन दोनों को देखा, उसके दिल में तुरंत बुरा अंदेशा हो गया। ये टिएनडी टू लाओ एक पति पत्नी थे। वो कई सालों से फेंशियांग पवेलियन में रह रहे थे। जब भी सेक्ट मुश्किल में होता, वो बिना हिचकिचाए मदद करते। लेकिन इन दोनों का जू लाओ के साथ रिश्ता काफी गहरा और कॉम्प्लिकेटेड था।
चिंगलाओ को याद था कि जूजिन जब जवान थे तब वो अपने आप को जूनतियान संतियान का नंबर 1 डो फॉर्मेशन मास्टर कहकर लगभग आधा डोडी कॉन्टिनेंट घूम चुके थे। सफ़र के दौरान कुछ गलतफहमियों की वजह से उनका टिएंडी टूलाओ के साथ झगड़ा हो गया था। इतने सालों के बाद भी वो गलतफहमी दूर नहीं हुई और इसी वजह से आज तीनों के बीच रिलेशन अजीब सा था। चिंगकियर, तुम्हें इस मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे और इस बुढ़े के बीच का मैटर है, बुढ़े ने गुस्से से कहा। टिएंडी टूलाओ चाहे स्ट्रेंथ हो या उम्र, दोनों ही चिंगलाओ से बड़े थे, इसलिए उसे चिंगकियर कहना बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है, सब आ चुके हैं, मीटिंग शुरू करते हैं। टिएंडी टूलाओ के आने के बाद जुजिन खड़े हुए और बोले। इस वक्त हेवन पैलेस, अर्थ पैलेस और पीपल्स पैलेस के सब टॉप लोग यहाँ मौजूद थे। इन दो एल्डर्स को जोड़कर देखा जाए तो ये फेंशियांग पवेलियन की कोर पावर थी। जुजिन, मैंने तुमसे क्या पूछा था? मुझे बेवकूफ़ मत समझना, साफ साफ बताओ कि उस वक्त क्या हुआ था। टियान लाओ ने गुस्से से कहा। टियान लाओ टिएंडी टूलाओ में से पुरुष थे और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी। उनकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ कोई नहीं जानता था, पर इतना ज़रूर था कि दोनों का लेवल कई सालों से 9 स्टार 9 टर्न डो एम्परर तक पहुंच गया था। ओल्ड मैन, पहले अपने पर्सनल मैटर्स साइड में रखो, आज की मीटिंग किसी बड़ी बात के लिए है, अपनी बात बाद में करेंगे, डी लाओ ने शांति से कहा। टियान लाओ ने ठंडी सांस ली और बैठ गया। डी लाओ उसके पास ही बैठी रही। मैंने पहले ही कहा था कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम लोग इतने सालों से मुझे पकड़ कर बैठे हो, अगर तुम थकते नहीं तो मैं थक गया हूं। जूजिन ने हेल्पलेस नज़र से टिएंडी टूलाओ को देखा। उसे पता था अगर आज बात क्लियर नहीं हुई तो ये दोनों आगे मदद नहीं करेंगे, और अगर यान ची को 2 9 स्टार डो एम्परर्स रेस्क्यू करने आए तो जीतने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। बकवास, अगर तुमने हमें डो फॉर्मेशन मास्टर की पावर से फंसाया ना होता तो क्या हमारी बेटी खो जाती? हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही बेटी थी और उसे खोए हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। पता नहीं अब वो जिंदा भी है या नहीं। तुम बुढ़े, मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा, टियान लाओ ने गुस्से से चिल्लाया। मैं तुम्हारे मामले पर ध्यान देता रहूंगा, अगर कोई सुराग मिला तो तुरंत बताऊंगा, लेकिन आज की मीटिंग का टॉपिक ये नहीं है। अगला पल जूजिन की आराह फूट पड़ी। बात यहां तक आ चुकी थी और आगे बहस का कोई मतलब नहीं था। हाफ इंसान। टियान लाओ पहले गुस्सा था, लेकिन जूजिन की पावर महसूस करके सीरियस हो गया। उस वक्त जो हुआ था पूरी तरह से जूजिन की गलती नहीं थी, लेकिन बेटी को खोने का दर्द आसानी से खत्म नहीं होता। बैठ जाओ, अब असली बात पर आते हैं, जूजिन ने कहा। यहां मौजूद सब फेंशियांग पवेलियन के टॉप लोग हैं, इसलिए मैं सीधी बात करूंगा। आज की मीटिंग यान ची के बारे में है। जूजिन की आवाज़ जादू जैसे सबके दिल हिला गई। साला, ये काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अर्थ पैलेस के हॉल मास्टर लिंग मेंगशेंग तुरंत खड़े हो गए और गुस्से से बोले। लिंग मेंगशेंग के गुस्से का रीज़न था, जब वो कभी फेंशियांग पवेलियन का एक डिसाइपल था तब उसकी मुलाकात अपनी प्रेमिका ज्वन मुकचिंग से हुई थी। दोनों को प्यार हो गया और उनकी एक बेटी पैदा हुई, लिंगतोंग। कुछ सालों बाद जब दूसरी बेटी पैदा होने वाली थी, लिंग मेंगशेंग किसी काम से बाहर गया हुआ था। उस वक्त ज्वन मुकचिंग ज्वनलिंग रॉयल फैमिली में थी। बाद में पता चला कि दूसरी बेटी लिंगस्वन को जन्म देने के बाद ज्वन मुकचिंग थकान से मर गई। जब लिंग मेंगशेंग लौटा तब तक लाश ठंडी हो चुकी थी। वो मानता ही नहीं था। बाद में उसे शक हुआ कि ज्वन मुकचिंग की मौत ज्वनलिंग रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई है, इसलिए इतने सालों से वो सब बर्दाश्त कर रहा था। अगर उसकी 2 बेटियां ना होती तो वो कब का ज्वनलिंग रॉयल फैमिली से जवाब मांगने चला गया होता। मेंगशेंग, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, टियान लाओ ने कहा और लाइफ डेथ पावर की एक नर्म वेव भेजी। धन्यवाद टियान लाओ। लिंग मेंगशेंग का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। इस मामले को लॉन्ग टर्म नजरिए से देखना होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैडम लिंग अभी भी इस दुनिया में जिंदा होंगी, डी लाओ ने तसल्ली दी। मैं भी यही उम्मीद करता हूं, लिंग मेंगशेंग ने कहा, क्योंकि उसके हिसाब से जो लाश मिली थी वो शायद उसकी प्रेमिका की नहीं थी, इसलिए वो कभी हार नहीं मानता। मेंगशेंग, जब हम यानची को रेस्क्यू करेंगे तब पूरा फेंशियांग पवेलियन तुम्हारी मदद करेगा और खोज करेगा, जूजिन ने कहा। अब असली बात पर आते हैं, यानची को बचाने के बारे में तुम सब क्या सोचते हो? ये कहकर जूजिन ने सब हाई लेवल लोगों की तरफ देखा।